221 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कम समय पास रह गया है, ओके, इसलिए फास्ट ही मैं अब इंपॉर्टेंट आपको बताते जाऊंगा। इस वीडियो में हम 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसे जाकर जो देखिएगा। क्रम से दोस्तों जितनी भी वीडियो आएंगी आपको 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी करते जाना है। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, साझेदारी के विघटन का अर्थ समझाइए। ओके, पिछली वीडियो में हमने दोस्तों कवर किया था साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन में अंतर। उस टाइम मैंने दोस्तों आपको साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन में आपको अच्छे समझाया था दोनों टॉपिक। ओके, तो साझेदारी का विघटन का सिंपल मतलब है कि जितने जैसे 4 व्यक्ति क्या है व्यवसाय कर रहे हैं, 4 व्यक्ति मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं। ओके, उसमें से अगर एक व्यक्ति क्या है निवृत्त होना चाहता है, अलग होना चाहता है व्यवसाय से, तो सब क्या कहते हैं साझेदारी का विघटन कहेंगे। ओके, इस कंडीशन में क्या है जो फर्म होता है, जो कंपनी होती है वो चलती रहती है, उस पर कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। ओके, तो इससे आपको क्या है जो साझेदारी फर्म का समारोह नहीं होता है, यह आपका क्या साझेदारी का विघटन होता है। तो साझेदारी का विघटन का अर्थ है साझेदारों के बीच का समझौता समाप्त होना। यदि कोई साझेदार फर्म से अलग हुआ है, शेष साझेदार व्यापार चालू रखते हैं, तो इसे क्या है साझेदारी का समापन या साझेदारी का विघटन कहते हैं। ऐसे समय पर साझेदार नया समझौता करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंशों का प्रीमियम निगम से क्या आशय है। तो जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गत किया जाता है, नाम है अंशों का प्रीमियम निगम यानी निकलना, प्रीमियम यानी जो उसकी कीमत उससे भी ज्यादा, मतलब ऊंची कीमत में, प्रीमियम मतलब उसकी कीमत जो अंकित मूल्य है उससे भी ज्यादा निकलना। तो जब अंशों का उनके अंकित मूल्य पर, प्रिंटिंग मूल्य होता है जो अंकित मूल्य होता है उससे अधिक मूल्य पर जो निर्गत किया जाता है, तो इसे हम क्या अंशों का प्रीमियम निगम कहा जाता है। सिंपल है, जितना अंकित मूल्य है अंशों का उससे ज्यादा मूल्य में निर्गत हो रहे हैं, निकल रहे हैं अंश, तो वो आपका क्या है प्रीमियम निगम कहलाएगा। जैसे 100 रुपए का अंकित मूल्य वाला अंशों में क्या है 120 का निगमित हो, तो यहाँ अंतर कितने देख रहे हो 20 रुपए है, तो 20 रुपए क्या है प्रीमियम राशि कहलाती है। नेक्स्ट, स्कंदन से आप क्या आशय है। तो कंपनी को उसके अंशों पर आवंटित रकम का जब पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे अंशों को स्टॉक या स्कंद में बदला जा सकता है। अतः स्कंद का आशय चुकता अंशों की एकत्रित राशि से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंश एवं स्कंद में अंतर बताइए। तो अंश का जो अंश होते हैं इसका अंतिम मूल्य होता है, जबकि स्कंद का अंतिम मूल्य नहीं होता है, अंकित मूल्य नहीं होता है। तो अंश का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता है। अंश समामेलन के बाद निर्मित किए जाते हैं और स्कंद प्रारंभ में निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड ने 100 रुपए वाली 15,000 समतांश जनरल में निर्गत किए, संपूर्ण राशि को एक मुक्त से प्राप्त हो गई। वाई कंपनी के पुस्तकों का जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो देख लेते इस प्रकार से आपकी जनरल प्रविष्टि रहने वाली है। मैं आपको बता चुका हूँ इस पर जनरल प्रविष्टि संबंधी क्वेश्चन आपका जरूर पूछा ही जाएगा एग्जाम में और फिक्स रहता है यहाँ आना। अब होगा 2 नंबर में शॉर्ट टाइप कराएगा, ओके, जो 3 नंबर में थोड़ा मीडियम, और जो लेंदी क्वेश्चन आपका जनरल डिसीजन बननी होगी वो 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाली है, क्योंकि आपको लगातार प्रैक्टिस करना है और उनका समझिएगा फंडा। ओके, बाकी रहते इसी टाइप से है, बस इनके क्या आपका जो डाटा है वो चेंज बस कर दिया जाता है, बाकी फॉर्मेट आपका वही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता या साधारण अंश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको बताना है। तो समता अंश होते हैं, अब यहाँ आपको एक बात समझना है कि अब जैसे हम यहाँ अंतर समझ लेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्या आ जाए कि समता अंश की सबको परिभाषित कीजिए, समता अंश से क्या अभिप्राय है या पूर्वाधिकार अंश से क्या अभिप्राय है। ओके, आगे जैसे मैं आपको बताऊंगा अति अभिधान अल्प अभिधान, तो अति अभिधान से क्या आशय है, और मैंने 2 नंबर की पिछली वाली वीडियो में अति अभिधान को आपको समझाया भी था। और अल्प अभिधान से क्या आशय है, या समता अंश की 2 विशेषताएं लिखी है, पूर्वाधिकार अंश की 2 विशेषताएं लिखी, इस टाइप से क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो आपको क्या है आपको माइंड में रखना है उसको मतलब उसको तैयार करके रखिएगा, उससे संबंधित 2 पॉइंट आपको तैयार करके रखिएगा। अंतर पूछे तो अंतर तो आपने तैयार कर लीजिएगा, अंतर बन जाएंगे। उससे संबंधित आशय पूछे जा रहा तो वो पॉइंट आपको मिलाकर रख देना है। उसके साथ ही आपसे विशेषताएं पूछे जाए या 2 पॉइंट पूछे जाए तो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो समता अंश क्या है, इन अंशों में लाभांश की जो दर होती है घटती बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों में लाभांश की दर क्या निश्चित रहती है। पूर्वाधिकार अंशों में को लाभांश देने के पश्चात ही लाभांश का भुगतान किया जाता है, क्योंकि इसमें समता अंशों के पहले लाभांश भुगतान किया जाता है। अल्प अभिधान अति अभिधान में अंतर देख लेते हैं। अति अभिधान, अति यानी ज्यादा, अभिधान यानी क्या है जितने हमने अंश निर्गत किए उससे ज्यादा अगर आवेदन प्राप्त हो रहा है तो अति अभिधान है, और जितने हमने निर्गत किए उससे कम आवेदन प्राप्त हो रहा है तो अल्प अभिधान कहलाता है। ओके, जैसे कंपनी को क्या है 100 व्यक्ति चाहिए कि उसे अपने शेयर बेचने के लिए 100 व्यक्ति बस होने चाहिए। ओके, ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।
तो उसने वाली 100 रुपये सभी को देना है, 100 लोग बंदे चाहिए, तो 100 उन्हें मिल जाते हैं। ओके, और 100 की जगह उन्हें कितने मिल जाते हैं, 300 लोग मिल जाते हैं। तो क्या अभिधान, कंपनी ने 100 लोग चाहिए थे लेकिन मिल गए 300 लोग, तो अति अभिधान होने लगा। अभिधान के बाद 100 लोग चाहिए, मिल 40 रहे मुश्किल से, तो यह क्या कहलाएगा, आपका अल्प अभिधान कहलाएगा। जो अंशों का आवंटन होता है अनुपात के रूप में होता है, यहाँ अब क्या है, आपके 100 लोगों को देना है, मिल गए 300 लोग, अनुपातिक रूप में उनका आवंटन होता है। जबकि अल्प अभिधान में जितने भी आवेदक हैं सभी को क्या है, अंश मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, 100 लोग को देना, मिली 30-40 लोग है तो उनको 30-40 लोग को जो मिले हैं उनको तो दे ही देना है। जबकि कंपनी उल्टा और ढूंढती है और मिल जाए उन्हें भी हम दे दें, इसलिए यहाँ के जितने भी सभी जो आवेदक होते हैं सबको यहाँ मिल जाता है अंश। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में अंतर। तो अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिसका उल्लेख है पार्षद सीमा नियम में होता है, जबकि चुकता पूंजी याचित पूंजी का वह भाग है जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया है। अधिकृत पूंजी के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की जाती है, जबकि चुकता पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण नहीं होता है। अधिकृत पूंजी चुकता पूंजी में अंतर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रीमियम की राशि आवंटन पर प्राप्य हो तो इस निगमन पर क्या प्रविष्टि की जाती है, बताइए। मतलब आपको यहाँ फॉर्मेट आपको बताना है, तो फॉर्मेट आप देख लीजिए किस तरीके से आपको यहाँ बनाना है, ये आपका दिया हुआ पूरा फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। तो वे अंश जिन्हें समता अंशों से पहले लाभांश की प्राप्ति एवं समापन कर पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है उसे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इन अधिकारों की प्राथमिकता के कारण ही इन्हें क्या पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो वे अंश जिन्हें समता अंशों से पहले ही लाभांश की प्राप्ति एवं समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इन अधिकारों को की प्राथमिकता के कारण ही इन्हें क्या पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। ऋण पत्र के शोधन की विधियां लिखिए। ऋण पत्र शोधन की विधियां निर्धारित अवधि के अंत में ऋण पत्रों का एक मुक्त भुगतान, वार्षिक आहरण या लॉटरी के द्वारा भुगतान, खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को क्रय करना और परिवर्तन द्वारा शोधन, ये है ऋण पत्र के शोधन की विधियां। नेक्स्ट है ऋण पत्र के प्रकार लिखिए, केवल आपको नाम बताने, तो ऋण पत्र के ये प्रकार दिए हुए इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही ऋण पत्र के प्रकार तो आपको तैयार करिएगा, उनके बारे में भी तैयार करके रखना है। क्यों तैयार करके रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है, जैसे आपने नाम देख लिया, बाहक ऋण पत्र होता है, पंजीकृत ऋण पत्र होता है, तो ये से हमने मैन देखे हुए आपके ये आशुद्ध ऋण पत्र होता है। तो एग्जाम में इस बार से क्वेश्चन आ सकता है कि बाहक ऋण पत्र से आपसे क्या आशय है, तो ये आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। पंजीकृत ऋण पत्र क्या है उसके बारे में समझाइए। तो क्या समझ में आया, ऋण पत्र के प्रकार तो आपको पढ़ ही लेना है कौन कौन से प्रकार है, उनके बारे में 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं 2-2 लाइन आपको पढ़ के रखना है। ओके, क्योंकि आपका एक वाक्य में या 2 नंबर इस बार से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि पंजीकृत ऋण पत्र क्या है, बाहक ऋण पत्र क्या है, तो तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है विनियोग क्रियाओं से रोकड़ आवक के उदाहरण आपको देना है। तो विनियोग क्रियाओं से रोकड़ आवक के उदाहरण दिए हुए हैं स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्तियां तथा अन्य उपक्रमों के शेयर, वारंट्स या ऋण पत्रों का संयुक्त साहस में हित के विक्रय में नगद प्राप्तियां। और इस प्रकार से दिया हुआ तैयार से आपको कर लेना है कि तृतीय जो पक्षधारकों को दिए गए नगद अग्रिम ऋण के भुगतान पुनर्भुगतान से रोकड़ प्राप्तियां या दुर्घटनाग्रस्त संपत्ति में बीमा दावे का रोकड़ प्राप्ति। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष प्रवाह विवरण या कोष प्राप्ति के प्रमुख स्रोत या साधन को आपको बताना है। तो ये दिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कार्यशील पूंजी में कमी, संचालन में कोष, अंशों का निगमन, ऋणों की प्राप्ति, स्थानीय संपत्तियों का विक्रय, इन सब पॉइंटों के माध्यम से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। साझेदार कौन बन सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो साझेदार कौन बन सकता है, कोई व्यक्ति जो वयस्क हो, पागल नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। वयस्क होने का मतलब है कि व्यक्ति की आयु क्या है, 18 वर्ष से कम ना हो। अवयस्क, पागल, दिवालिया घोषित व्यक्ति को अनुबंधन करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए ये लोग साझेदार नहीं बन सकते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा एकदम रटने की बात नहीं है, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप बातें समझ रहे होंगे। परंतु अवयस्क व्यक्ति फर्म के लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है। ओके, जैसे पागल व्यक्ति है, अवयस्क है, दिवालिया है, तो उसे तो हम क्या कहें, साझेदार नहीं बना सकते हैं। ओके, इसके साथ ही वयस्क होना चाहिए तो उसे हम साझेदार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये भी रहती है कि अवयस्क व्यक्ति है, यानी 18 वर्ष से कम आयु है, तो उसे लाभ में उसे शामिल किया जाता है, हानि में नहीं, लेकिन लाभ में शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अवयस्क लाभ पाने का अधिकार होगा, परंतु हानि भरने का उस पर जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए 14 साल का है, ओके, 14 साल का है अगर व्यक्ति, उसे साझेदार बना लिया गया है, तो अब 14 साल का जो बालक है उसे कितना क्या व्यवसाय का नॉलेज, तो इसलिए अगर साझेदार बन भी गया है तो उसे लाभ प्राप्ति का तो है अधिकार, लेकिन हानि का फिर उसे अधिकार नहीं होता। ओके, हानि की उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। नेक्स्ट ऋण समतानुपात क्या दर्शाता है, तो ऋण समतानुपात में ऋण का अर्थ दीर्घकालीन ऋण तथा समता का अर्थ अंशधारियों का कोष, अर्थात यह अनुपात व्यवसाय के दीर्घकालीन ऋणों पर तथा स्वामियों के कोषों के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है
निम्न को आपको संक्षिप्त में समझाना है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश क्या है? ऐसे अंश जिन्हें एक निश्चित अवधि में समतांशों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नाम ही है परिवर्तनशील, यानी परिवर्तित कर दिया जाए एक निश्चित समय, फिक्स्ड समय में इनको अगर क्या है परिवर्तित किया जा रहा है, जिन समतांशों को हम क्या परिवर्तित कर सकें, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। और जिन अंशों को हम क्या है समतांशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। बिल्कुल सिंपल और रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ का अनुपात आपको बताना है, सकल लाभ निकालना है। बिक्री हमें दी हुई है और हमें सकल लाभ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है? सकल लाभ अनुपात निकालना है। तो सकल लाभ अनुपात बराबर होता है सकल लाभ गुणा 100 बटे शुद्ध बिक्री। बस वैल्यू हमने पुट कर दी, सकल लाभ भी दिया हुआ है, शुद्ध बिक्री भी दी हुई है, लिख दिया, हमारा आएगा 30%। ओके, सकल लाभ अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार की स्थायी पूंजी पद्धति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो स्थायी पूंजी पद्धति से प्रत्येक साझेदार का हिसाब किताब रखने के लिए दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता। पूंजी खाते में साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी राशि को और उसके अन्य व्यवहारों को चालू खाते में लिखा जाता है। पूंजी खातों में केवल पूंजी राशि लिखी जाती है, इसके फलस्वरूप उनकी पूंजी राशि में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस पद्धति को स्थायी पूंजी पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि दोस्तों आप क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल होगा तो आप अपने हिसाब से देखिए तैयारी कर लेंगे। इसके साथ ही अगर तैयारी हो जाने के बाद अगर आपको बार बार रिवीजन करना है तो रिवीजन भी कर लेंगे। तो पीडीएफ कोर्स, पीडीएफ मटेरियल को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और पीडीएफ मटेरियल आपको कोर्स में मिलेगा। तो प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको अकाउंटेंसी के कोर्स ले लेना। फीस एकदम नाम मात्र की फीस है और बाकी दोस्तों आप अकाउंट 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे कोर्स लेते समय तो 100 रुपये का और आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, ओके, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो हर तरीके से आप क्या है तैयारी करके अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय की संपूर्ण राशि को वितरित करने की जनरल प्रविष्टि आपको बतानी है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, फॉर्मेट बस यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट है, निवृत्तमान साझेदार को देय राशि के भुगतान की दो पद्धतियों के आपको नाम बताने हैं। निवृत्तमान साझेदार को देय राशि के भुगतान की पद्धति बताना है। जो साझेदार का निवृत्त हो चुका है, यानी साझेदार था ओके, अब वो क्या है साझेदारी तोड़कर जाना चाहता है, तो उसको हमें क्या है भुगतान करना पड़ेगा। उसके हिस्से में जो पैसे बैठे हैं वो देने पड़ेंगे। उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं? एक मुक्त भुगतान विधि है, दूसरा है आपका वार्षिक द्वारा भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वसूली खाते को समझाइए। वसूली खाते से क्या मतलब होता है? तो साझेदारी फर्म के विघटन पर संपत्तियों तथा दायित्वों के खाते बंद करने के लिए संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को लेखा करने व दायित्व के भुगतान को लिखने हेतु तैयार किया गया खाता वसूली खाता कहलाता है। इसे रोगीकरण खाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में एक कंपनी अपने अंशों को जब्त कर सकती है? ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति हैं जब कंपनी अपने जो अंश है उन्हें जब्त कर सकती है? तो ये 2 पॉइंट में बताया गया है। अंशों को जब्त करने के लिए उपयुक्त कारण होने चाहिए। ये अंशों के हरण का उचित प्रस्ताव संचालकों की सभा में पारित होना चाहिए। अंशों के हरण करने का अधिकार स्पष्ट रूप से अंतर नियमों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा न्यायालय के अनुमोदन पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार लिखिए। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम ये 25 में क्वेश्चन था। ओके, तो अब आपके 2026 में आने कम चांस है, देख लेते हैं। पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार हैं, आपका संचय पूर्वाधिकार अंश, दूसरा असंचय पूर्वाधिकार अंश, और उसके बारे में भी बताया जा रहा है। और नेक्स्ट, फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? तो जब सब साझेदार फर्म के व्यवसाय को बंद करते हैं तो उसे क्या है फर्म का विघटन या फर्म का समापन कहते हैं। ऐसे समय पर व्यवसाय की संपत्तियां बेच दी जाती हैं तथा सब साझेदार को अपनी अपनी पूंजी वापस ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अभी सबसे शुरुआत समय मैंने आपको समझाया था क्या साझेदारी का समापन या साझेदारी के विघटन की बात समझाया था। अभी हमें देखें बताना फर्म का विघटन। फर्म का विघटन, फर्म यानी कंपनी, पूरी कंपनी समाप्त हो रही है, ओके, बंद हो रही है। यानी तो जब साझेदार क्या है फर्म को व्यवसाय को क्या बंद करते हैं तो उसे क्या है फर्म का विघटन कहा जाता है। सिंपल, जो साझेदार है वो अपने व्यवसाय को बंद कर रहे हैं फर्म का ओके, तो साझेदार है जो फर्म को या व्यवसाय को बंद कर रहे हैं तो यही हमारा क्या फर्म का विघटन कहलाता है। और ऐसे समय में क्या होता है जो व्यवसाय की जितनी भी संपत्ति है उसे बेच दी जाती है तथा साझेदार को अपनी अपनी पूंजी जो होती है जो उनके हिस्से में आ रही है उनको मिल जाती है। तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से हमने 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न देख लिए हैं।
अब ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको बताया था ना बस पढ़ लेते काम आपका हो जाएगा, अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो एक थर्ड पार्ट आएगा वीडियो, उसको देख लीजिए, 2 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 3 नंबर वाले प्रश्नों की 2 ही वीडियो आएंगी, और 4 नंबर वाले प्रश्नों की देखिए 2 वीडियो आपकी आएंगी, तो आपके 3 अंक की 2 या 2 4 मतलब वीडियो का वो देख लीजिएगा, तो 3 अंक की और 4 अंक की भी क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं वस्तुनिष्ठ भी आपको बीच में बताते जाऊंगा, तैयार करके रखना है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज MP बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।